क्या कभी आपने रात में आसमान की ओर देखकर सोचा है कि इस दुनिया के उस पार क्या होगा? क्या वाकई में एलियंस होते हैं? क्या वाकई में सूरज जैसा दिखाई देता है वो वैसा ही होता है? और भी ऐसे थोड़े अजीबोगरीब सवाल। लेकिन कुछ भी कहो, सवाल तो बहुत सारे हैं। और बात ये भी सच है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में हम कितना कम जानते हैं। तो आज की जो ये समरी है ना, आपको यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में और उसमें इंसान ने जो थोड़ा सा समय बिताया है उसके बारे में बताएगी। कुल मिलाकर के बहुत मजा आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूं एक गीगलर। तो गीगल पर जो आज की समरी है आपके लिए, उसका नाम है कॉस्मोस, जिसके राइटर है कार्ल सेगन। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 1976 में वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट मार्स पर उतरा था। इसने हमारे पड़ोसी रेड प्लैनेट मार्स के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की, लेकिन मीडिया को ये खबर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगी। उल्टा वो उन एस्ट्रोनॉमर्स को क्रिटिसाइज करने लगे जो बोल रहे थे कि मंगल की जमीन ब्लू नहीं बल्कि पिंकिश येलो है। कई कंपनीज ने कहा कि अगर मंगल अर्थ से इतना ज्यादा अलग है तो उसे इतनी इंपॉर्टेंस देने का फायदा क्या है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे आम जनता पर ज्यादा भरोसा था। उसका मानना था कि लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट आने लगेगा, जैसे कि आज तक होता आया है। वो चाहते थे कि लोग स्पेस से जुड़ी जानकारियां इजीली एक्सेस कर सके, और इस सब का नतीजा निकला कॉस्मोस के रूप में। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने वाइकिंग लैंडिंग के बाद इसी नाम की एक बुक और टीवी सीरीज पर काम किया। 1980 में कॉस्मोस रिलीज हुई, जो 200 मिलियन लोगों तक पहुंच गई थी, जो उस टाइम दुनिया की 5% आबादी थी। इस समरी में आप एस्ट्रोनॉमी और स्पेस की हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में जानेंगे। आप पिछले 2000 सालों में हुए उन महान साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने स्पेस, अर्थ और लाइफ जैसे सब्जेक्ट्स पर डिस्कवरीज की थी। साथ ही आपको स्टार, कॉमेट और गैलेक्सीज के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। सदियों पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन मौसम का अनुमान लगाने, समुद्री यात्रा करने और फ्यूचर का पता लगाने के लिए रात में आसमान को देखकर प्रिडिक्शन किया करते थे। स्पेस में कुछ तो ऐसा रहस्य जरूर है जो सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचता आया है, और ये समरी इसी रहस्य से पर्दा उठाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी जर्नी का हिस्सा बनते हैं। पहला चैप्टर है द शोर्स ऑफ द कॉस्मिक ओशन। हमारा प्लैनेट अर्थ, सन और बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्पेस में नजर आते हैं, एक कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। ये इतना पुराना और विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बड़े से कॉस्मोस में हमारा प्लैनेट धूल के एक कण के बराबर है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, धूल का कण। हमें लगता है कि हमसे बड़ा प्लैनेट तो शायद कोई है ही नहीं। खैर, आगे सारी पहेलियां सॉल्व होगी। तो इसलिए अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि धरती पर जो भी लड़ाइयां, जंग या बहस छिड़ी रहती है, उसका इस विशाल अंतरिक्ष के सामने कोई महत्व ही नहीं है। इस कॉस्मोस का साइज हम माइल्स या किलोमीटर में नहीं नाप सकते, बल्कि इसे मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है। लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो कॉस्मोस जो है ना, ये ब्रह्मांड जो है, ये पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह है, जहां कुछ यूनिक और अनोखे मैटर्स भी पाए जाते हैं, जैसे गैस, डस्ट और रॉक्स वगैरह है। इसमें लाइट की पतली और धुंधली लाइन है जो दिखाती है कि वहां दुनिया हो सकती है, जिन्हें गैलेक्सी कहते हैं। कुछ गैलेक्सीज अकेले ट्रैवल करती है तो कुछ साथ मिलकर के। हम गैलेक्सीज के एक झुंड में रहते हैं जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने लोकल ग्रुप का नाम दिया है। हमारा सबसे पुराना पड़ोसी हमसे करीब 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये गैलेक्सी है जिसे M13 कहते हैं, जिसे हम एक स्टार के पैटर्न के रूप में देख सकते हैं, और इसका नाम है एंड्रोमेडा। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इसका सेंटर ब्राइट है और इसके चारों तरफ से हल्के आर्म्स या हाथ निकलता हुआ नजर आता है, और इन्हीं हाथों में से एक के कोने पर हमारी पृथ्वी है। वैसे पुराने जमाने में यह माना जाता था कि अर्थ कॉस्मोस के सेंटर में है, लेकिन असल में हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से भी करीब 40,000 लाइट ईयर दूर है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा दूर है। जी हाँ, मिल्की वे में जो स्टार्स है वो आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा का ग्रुप बनाते हैं।
कुछ स्टार्स तो एक दूसरे के इतने करीब है कि एक दूसरे के चारों तरफ स्पिन करते समय आपस में मैटर एक्सचेंज कर लेते हैं, जबकि इसके मुकाबले हमारे सूरज जैसा लोनली स्टार बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन कॉस्मोस में हमारे अर्थ जैसा कुछ भी यूनिक नहीं है। हमारे पास अपना एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन है और इसका सरफेस लिक्विड वाटर से ढका हुआ है। हमारी धरती आसमान और समुद्री जीवन से भरपूर है। हमने स्पेस का एक बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर किया है। हमें ये पता है कि इस पूरे कॉस्मोस में सिर्फ हमारी इस छोटी सी धरती पर ही जीवन मौजूद है। पहला इंसान जिसने हमारे प्लैनेट की लिमिट को समझा था वो थे एराटोस्थनीज। वो एक मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, जियोग्राफिक, पोएट और एस्ट्रोनॉमर थे। एक दिन एराटोस्थनीज टेम्पल ऑफ सायन यानी सायन का मंदिर पर एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था कि 21 जून के दिन दोपहर के वक्त उस मंदिर की परछाई गायब हो जाएगी और सूरज का रिफ्लेक्शन पास के एक छोटे से कुएं में दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की पोजीशन सायन के ठीक ऊपर थी। एक आम इंसान के लिए ये एक मजेदार फैक्ट हो सकता है, लेकिन एराटोस्थनीज ने फैसला किया कि वो इस आइडिया को अपने शहर एलेक्जेंड्रिया में टेस्ट करेंगे। तो 21 जून दोपहर के टाइम उन्होंने नोटिस किया कि एलेक्जेंड्रिया की सारी इमारतों की परछाई अभी भी नजर आ रही थी। अगर धरती फ्लैट होती तो दोपहर के टाइम सायन और एलेक्जेंड्रिया की इमारतों की परछाइयां नजर नहीं आती। लेकिन परछाई का ये फर्क ये साबित करता था कि धरती गोल है। एराटोस्थनीज ने ये मेजर किया कि परछाई में 7 डिग्री का डिफरेंस है। उन्हें सायन से एलेक्जेंड्रिया की दूरी भी मालूम थी। तो इन चीजों के बेस पर उन्होंने कैलकुलेट किया कि अर्थ का सर्कमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है। और आज हमें ये पता है कि अर्थ का सर्कमफेरेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां से इसे मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा 40,007 से 40,075 किलोमीटर के बीच ही आता है। इसका मतलब हुआ कि एराटोस्थनीज की कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक थी, जबकि उनके पास उन दिनों के बेसिक रूलर्स और कंपास वगैरह ही रहे होंगे। इसके बावजूद भी आज से 2200 साल पहले उनका अर्थ के साइज को मेजर करना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। वैसे इतिहास गवाह है कि साइंटिस्ट हमेशा एडवेंचरर्स की मदद और उन्हें इंस्पायर करते आए हैं। एराटोस्थनीज के टाइम पर भी ये बात लागू होती थी, इसलिए कई जाबाज सेलर्स उनकी थ्योरी पर भरोसा करते हुए धरती के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। उस टाइम नए कॉन्टिनेंट की तलाश करना एक नई दुनिया की तलाश करने जैसा समझा जाता था। जियोग्राफर स्ट्रैबो ने एक बार समुद्र के पार हैबिटेबल अर्थ यानी रहने लायक अर्थ को डिस्कवर करने के बारे में लिखा था। आज अर्थ में बहुत कम सीक्रेट्स बचे हैं डिस्कवर करने के लिए। अब कोई और कॉन्टिनेंट नहीं बचा डिस्कवर करने के लिए और ना ही कोई छुपी हुई सिविलाइजेशन है। लेकिन आज भी एराटोस्थनीज और स्ट्रैबो की आत्मा हमारे आसपास मौजूद है। आज इंसान कॉस्मोस पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम आज भी नई दुनिया की तलाश में जुटे हुए हैं जो कहीं दूर तारों में बसी हुई है। चलिए सफर में